गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे और हम आपके लिए चैप्टर वाइज स्टडी करने के लिए बेसिक टॉपिक्स लेकर आए हैं। इस समय हमारे चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। चैप्टर वाइज स्टडी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्या क्या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस को लिखना है, ये सारे मटेरियल पर इस समय गौर किया जा रहा है। आज अगेन मैं टॉपिक एक नया लेकर आया हूँ। जैसे कि हम लोग ईएमआई के बारे में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक से रिलेटेड। कल हमने डिस्कशन किया था कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। फास्ट वे में एक बार देख लीजिए। आज हम लोग मेनली डिस्कशन करेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में। तो कल की क्लास के जस्ट आफ्टर दिस कंटिन्यू करते हैं टॉपिक्स को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमने बताया था, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बिना बोर्ड का पेपर अधूरा है। श्योर है एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो उस टॉपिक को कल मैंने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक सेंड कर दूंगा स्वप्रेरण गुणांक का, लेकिन एक बार फास्ट वे में रिकैप कर लेते हैं। तो स्वप्रेरण गुणांक की बात करें तो आपको सबसे पहले बेसिक इतना जरूर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले बेसिक आपको जरूर इतना बताना है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करने पर यदि उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है सेम कुंडली में, तो स्वप्रेरण कहते हैं। इसी की सेकंड डेफिनेशन ये भी है। आपसे पूछेगा स्वप्रेरकत्व क्या होता है। स्वप्रेरकत्व तो इसको भी आप इंडिविजुअली डिफाइन कर दीजिए कि जब कभी धारा का मान एकांक होता है, किसी कुंडली में धारा का मान एकांक हो, तो उससे गुजरने वाले कुल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की जो संख्या होती है, इसी को कहते हैं स्वप्रेरकत्व। इसी को कहते हैं स्वप्रेरकत्व। इसके बाद आप फिर डिफाइन कर सकते हैं जस्ट आफ्टर दिस। ये मैंने एक डायग्राम कल पढ़ाया था। मैंने डायग्राम में ये बताया था कि जो कुंडली होती है, जो एक कुंडली होती है स्वप्रेरकत्व वाली, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है बेसिकली कि जो करंट इसमें फ्लो करेगा, जो मुख्य धारा आप इसमें फ्लो कराओगे, इसी का अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड करंट इधर प्रवाहित होगी, ठीक है। तो वही बेसिक हमने लिखा है कि फ्लक्स जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये रहा एल, दाएं बाएं करेंगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन एल इज इक्वल टू एन फाई बाई आई, और आई की वैल्यू 1 कर दो तो परिभाषा बन जाएगा। आई की वैल्यू 1 एम्पियर कर दूँ तो वही यहाँ पे लिखा है बार बार कि यदि प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो तो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या जो एन फाई बी है, एन फाई बी को ही कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। तो ये रहा चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या समतुल्य है स्वप्रेरकत्व के। आगे मूव ऑन करते हैं। इसी को अगर हम डिफाइन करना चाहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टर्म में, मतलब ई के टर्म में, ये ई के टर्म में, ये तीसरी परिभाषा है। तो हमारा जनरल फार्मूला ये रहा जो कि हमने पढ़ा है। फिर इसको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया एल डी आई बाई डी टी रख करके, और फाइनल हमारा फार्मूला ये आ जाता है। तो इस पर भी आप कह सकते हैं कि जब किसी प्रेरकत्व में, जब किसी कुंडली में, जब किसी प्रेरकत्व में प्रवाहित धारा का मान एकांक दर हो, मतलब प्रवाहित धारा का मान एकांक दर से प्रवाहित हो, या किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का मान एकांक हो, प्रवाहित होने वाले धारा का मान एकांक हो, तो इस शर्त में जो विद्युत वाहक बल का परिमाण है, ऋणात्मक विद्युत वाहक बल का परिमाण है, इसी को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो ये भी डेफिनेशन हमने बहुत अच्छे से कल समझाया था। यही बातें आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब इजीली वही लिखा है कि देखो, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा का मान एकांक हो, बिल्कुल चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या को ही स्वप्रेरकत्व कहते हैं। बेसिक वही चीज़ है, लेकिन आप इस चीज़ को अगर इसके टर्म में बताना चाहेंगे, माइनस ऑफ ई डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, तो इसमें आप यही बोलेंगे कि पूरा जो नीचे वाला डाटा लिखा है, ये नीचे वाला डाटा, ये जो जिसको हम लोग डेल्टा आई बाई डेल्टा टी कह रहे हैं, तो ये आपका एकांक धारा में परिवर्तन की दर है। एकांक धारा में परिवर्तन दर, एकांक धारा में परिवर्तन दर, ये पूरी वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। तो इस शर्त में ऋणात्मक विद्युत वाहक बल का परिमाण L के बराबर होगा, मतलब स्वप्रेरकत्व के बराबर होगा। सिंपल सा ये टॉपिक हमारा फिनिश। अब हम आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पर, जिस पर हमारा गोल है, जो कि हमारा आज का टारगेट है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, यहां से समझेंगे। तो अन्योन्य प्रेरण को मैक्सिमम अब के वीडियो से 3 से 5 मिनट के अंदर पूरा फुल्ली फिनिश। अन्योन्य प्रेरण का कॉन्सेप्ट कहता है कि यहाँ पे 2 कुंडली होंगी, 2 कुंडली, ठीक है। ये एक कुंडली है और इसके रिस्पेक्ट में एक और कुंडली ये रख देते हैं, ठीक। ये 2 कुंडलियां हैं।
ठीक है, 2 कुंडली है। किसी एक कुंडली में धारा का मान जब दोगे, किसी भी एक कुंडली में धारा का मान दोगे तो दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा का प्रवाह होने लगता है। ये अन्योन्य प्रेरण का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे दिखा दें। ये रहा हमारा फर्स्ट कॉइल, दिस इज आवर सेकेंड कॉइल, सिंपल सा। तो किसी भी एक कुंडली में जब धारा का मान देते हो, कोई भी एक कुंडली ले लो, इसको प्राइमरी कॉइल कह लो, इसको सेकेंडरी कॉइल कह लो। तो किसी भी एक कुंडली में धारा का मान तुमने दिया, इसके बदलने से, इसके परिवर्ती होने से अगर दूसरे कॉइल में फ्लक्स बदल जाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाए या प्रेरित धारा का मान प्रवाहित होने लगे, तो इसको हम लोग कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। अब देखो इसमें लिखा क्या है, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास रखी हुई दूसरी कुंडली, उसके पास स्थित दूसरी कुंडली से फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उस कुंडली में प्रेरित धारा का मान उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने दिया है यही सब कुछ प्योर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस स्लाइड को आप बिल्कुल ज़रूर से नोट कर लीजिए अच्छे से। चलो एकदम क्लियर। अब चलते हैं आगे। अन्योन्य प्रेरण गुणांक में आपको परिभाषित करना है, तो सबसे पहले बेसिक आपने बता दिया। अब यहाँ पे बोलो, माना कि किसी प्राइमरी मतलब प्राथमिक कुंडली है, कोई एक कुंडली को प्राइमरी कह लो, किसी भी एक कुंडली को आईपी कह लो, आई ऑफ पी, ये जो लिखा है आईपी लिखा है, मतलब करंट प्राइमरी का, प्राइमरी माने प्राथमिक कुंडली का, और द्वितीय कुंडली से बद्ध फ्लक्स क्या है, फाई ऑफ सेकेंडरी, सिंपल सा। तो वही कल का कॉन्सेप्ट, जो फाई होगा ये करंट के डायरेक्टली डिपेंडेंट और आने वाला कांस्टेंट यहाँ पे एम है, इसी को कहते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन। और सिंपल सा डेफिनेशन, यदि प्राइमरी कुंडली, ये जो आई पी लिखा है ये कुछ ऐसे है, आई ऐसे लिखेगा, पी नीचे, ठीक है, आई पी इज इक्वल टू 1, ये थोड़ा सा लिखने में हल्का सा मिस्टेक है, तो आई पी इज इक्वल टू 1। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 1 हो जाए, ये देखो, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान एकांक हो तो हम सीधा सीधा कहेंगे फाई बराबर एम, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, ये क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर। अब देखो बोला क्या है, जब किसी प्राथमिक कुंडली में, ये परिभाषा है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये डेफिनेशन है आपके लिए, ठीक। एक वो था, एक ये है। जब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है तब अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समतुल्य होता है, या चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के समतुल्य होता है। सेम वही चीज़ें। और इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये छोटा सा मैंने एक बेसिक डेफिनेशन लिया है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर आइए, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। देखो एज्यूम कर लो कि आपने एक ये कुंडली लिया, ठीक है, ये एक आपने कुंडली लिया, ये प्राइमरी कुंडली है, ये प्राइमरी कॉइल है, और इसके रिस्पेक्ट में आपने ये सेकेंडरी कॉइल लिया, ये ऊपर वाली सेकेंडरी है, द्वितीयक। सीधा सा कॉन्सेप्ट कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि फाई जो होता है वो सीधा सीधा धारा को प्रभावित करता है। तो यहाँ का जो म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल इंडक्शन कहता है अगर तुमने धारा लिया है प्राइमरी, धारा का मान लिया है प्राइमरी, तो फ्लक्स कहाँ से गुजरेगा, सेकेंडरी से, और अगर फ्लक्स लिया है प्राइमरी तो धारा कौन सी होगी, सेकेंडरी। बस यही कॉन्सेप्ट को समझ करके हमारा मतलब जो मूल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से आने वाला कांस्टेंट हमारा कहलाता है सिंपल सा एम। तो अब वही बातें फिर से अगेन, माना किसी प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होने वाली की दर क्या है, 1 है, कोई प्राथमिक कुंडली है उसमें धारा परिवर्तन की दर एकांक है, तो ई बराबर एम। सेम वही चीज़ें फिर से अगेन रिपीट। आइए यहाँ पे समझाते हैं, ये हैंड रिटेन नोट्स हैं हमारे कोचिंग की, ऑफलाइन बैचेस की, देख लीजिए। कुल चुंबकीय फ्लक्स मुख्य धारा के अनुक्रमानुपाती, अगर तुमने ये प्राइमरी लिया है तो ये सेकेंडरी लोगे, हटेगा अनुक्रमानुपाती, देखिए एम आया है सिंपल सा। तो यहाँ से पहली लैंग्वेज ये बन गया कि फाई ऑफ प्राइमरी डिवाइड बाई आई ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू एम। इसी का दूसरा लैंग्वेज बच्चे ने दूसरे वे में भी लिखा है, देखो ये दूसरी लैंग्वेज ये वाला, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो प्राइमरी उधर चला गया और सेकेंडरी इधर आ गया,
प्राइमरी उधर चला गया और सेकेंडरी ये देखो, सिंपल सा। तो दोनों लैंग्वेज सही है, चाहे इसको नोट कर लो, ये भी सही है, और ये वाला नोट कर लो तो भी सही है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। अब क्लियर कर देते हैं इसको, अंडरलाइन कर दिए, समझा दिए चीज़ें, बिल्कुल बेहतर वे में ये लिखा गया है। इसीलिए मैंने आपके सामने एक बच्चे का रिप्रेजेंटेशन दिखाया कि ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो ये कुछ इस तरीके से लिखिए। और अब आप यहाँ पे परिभाषा को गौर करिएगा, यहाँ पे परिभाषा को गौर करिएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि किसी एक कुंडली में धारा का मान एकांक हो, वही सेम चीज़ है, किसी एक कुंडली में धारा का मान एकांक हो तो दूसरी कुंडली से गुजरने वाले कुल फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या ही क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये बार बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखना है, 50 बार नहीं लिखना है। और फिर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ई के टर्म में। ये देखो ई के टर्म में, ई इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। दाएं बाएं हमने किया, सेम जैसे हमने कल का एक्सप्रेशन पढ़ा था वही एक्सप्रेशन यहाँ भी आएगा, सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो इसको थोड़ा सा दिखा देते हैं। फाई और क्या है, फाई ऑफ प्राइमरी है, ये एन लगा दो, सही है बिल्कुल, हाँ यहाँ तक सही है। एन फाई ऑफ प्राइमरी, और एल की वैल्यू हमें चाहिए तो डिवाइड बाई आई ऑफ सेकेंडरी हो जाएगा, आई ऑफ सेकेंडरी हो जाएगा, इज इक्वल टू एम। सिंपल, बस यही डाटा बनेगा। तो एन फाई की जगह क्या रख दोगे? ये एन फाई को सब्सटीट्यूट कर दो किनके नियम से? फैराडे के लॉ से। तो ई इज इक्वल टू, और एन फाई की जगह आ जाएगा एम आई ऑफ सेकेंडरी और डिवाइड बाई हमारा डी टी होगा, यहाँ पे डी टी या डेल्टा टी जो कह दो, डी फाई बाई डी टी होता है तो डेल्टा टी हो गया। ठीक है, सिंपल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा? जो m की वैल्यू है वो m इज इक्वल टू ई टाइम्स माइनस लगा के होल डिवाइड बाई डेल आई बाई डेल टी। बस यही है, यही एक्सप्रेशन वहाँ लिखा हुआ है। तो इस पूरे मान को एकांक मान लो, इस पूरे मान को एकांक मान लो, तो बन गई नई परिभाषा। यदि किसी द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक ये धारा कौन सा है? द्वितीयक, ये द्वितीयक सेकेंडरी। यदि किसी द्वितीयक कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर, धारा के मान में परिवर्तन की दर एकांक हो तो उससे गुजरने वाले ऋणात्मक विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होगा उसी को कहेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो ये बेसिक परिभाषा, बेसिक डेफिनेशन लास्ट टाइम देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक बिल्कुल सही है। घटना सबसे पहले बताओ, घटना घटने के बाद ये वाली लाइन आप याद रखो, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली। ठीक है, ये आई ऑफ प्राइमरी लिखा है, मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये पॉइंट आप कवर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये खास तौर पे। और ये आई ऑफ प्राइमरी लिखा है, आई ऑफ प्राइमरी लिखा है। इसके बाद सिंपल से ये भी डेफिनेशन आप इंपॉर्टेंट है बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से सब्सटीट्यूट हुई है रिकॉल करने के लिए दिमाग में जरूर रखिएगा। चलिए, तो ये हमारा छोटा सा 2 हेडिंग कवर हो गया। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की कहानी बस इतना है कि फ्लक्स रखोगे प्राइमरी तो धारा आ जाएगा सेकेंडरी, धारा रखोगे सेकेंडरी तो आ जाएगा प्राइमरी, सिंपल सा। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, जैसे हम लोग हर जगह धारा परिवर्तन का मान 1 करते हैं, धारा परिवर्तन की दर एकांक करते हैं, सब कॉन्सेप्ट वही है, लिखने का तरीका भी वही है, सब कुछ सेम। ठीक है, इसके अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास पे। इन पूरे चैप्टर से मिक्स्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सिलेक्टिव वे में करवाऊंगा। एक हेडिंग अभी और रह गई है जहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह से रिलेटेड, भंवर धाराओं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। बट मिक्सचर आप पढ़ते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते रहिए। मिलते हैं अपने कल के क्लास पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।